हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? और सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो कर रहे हो तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। साइंस में हम लोग 297 यानी 300 के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे अप्रॉक्स। 300 सवाल लगभग किए हैं। अभी आगे 600-700 सवाल अभी हम लोगों को और करने हैं। तो आज भी हम लोग 100 के लगभग सवाल करने का प्रयास करेंगे। जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। 1 घंटे में आराम से करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, कुछ सीखते हुए करेंगे। ठीक है, चीज़ों को यहीं पे क्लास में भी याद भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे जो लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, अब मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं अभी भी। तो ये मैंने पहले भी बोला है कि इस समय जो आपके पास सोर्स है, मैं 1 मिनट जरूर रिपीट करना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये मेरा भी फर्ज है कहीं ना कहीं रिपीट करना। और अब देखो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कैमरे के इस साइड और जितना मुझे पता है मैं उतना अगर आपको बता सकूँ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा इस वक्त कि आपके पास मत भटकिए प्लीज़। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मत भटकिए, क्योंकि इस समय भटकना आपके प्रीलिम्स एग्जाम से आपकी सफलता को उतना ही दूर करता चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सोर्स है, जो भी आपके पास लूसेंट है, मैंने देखो ये चीज़ पहले भी बोली है, अगर आपके पास लूसेंट है आप उठाओ, चलो पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मैं यहाँ पे पीवाईक्यू करा रहा हूँ, आप पीवाईक्यू की सीरीज में आ जाओ। मत उठाना, आप पीवाईक्यू भी मत करो, अब मत करो। ठीक है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं करवा दूंगा आपको। पॉलिटी के करवा चुके हैं, साइंस के कर रहे हैं, आगे सारे सब्जेक्ट के करेंगे। पीवाईक्यू के बाद देखो लूसेंट आप पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ, आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा लो बस। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं इस वक्त, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप होगा, नेचर भी डेवलप होगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप किस चीज के लिए तैयार हो जाओगे, एक्सप्लेनेशन में जो इंफॉर्मेशन लिखी है ना वो तैयार हो जाएंगे आपके। और बाकी आप ये कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, एग्जाम फोड़ के आओगे लिटरली। लेकिन इस समय भटकना मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और साइंस के जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जिसने भी ये सारे सवाल कर लिए, जिसने भी ये सारे सवाल कर लिए, मैं लिटरली कहूंगा साइंस का एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आएंगे। आज कौन सा नंबर क्वेश्चन हमें करना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 295 तक हम लोगों ने किए थे और 296 से हमें करने हैं। चलो 296 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। आगे करेंगे, मैं कैमरा ऑफ करूंगा, पूरे क्वेश्चंस आपके सामने। इसमें क्या होगा बताइए, प्रकीर्णन होगा कि परिक्षेपण होगा कि इंटरफेरेंस होगा यानी व्यतिकरण होगा कि सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑब्वियस सी बात है प्रकीर्णन, कहीं ना कहीं इसका आंसर सही है। लेकिन ऐसे ही करेंगे, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं अभी कैमरा ऑफ करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए साथ में, क्योंकि यू विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। लिखना है आपको कमेंट में कि सर आई विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। राइट, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। देखो आप इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते हो कॉमन सेंस से भी, कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन सबने पढ़ा होता है। तो आप इंसुलिन अगर टिक करके भी आओ इस सवाल में तो ये आंसर गलत नहीं होगा। राइट आंसर क्या है आपका? इंसुलिन। तो अगली बार अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका शॉर्ट नोट आप ऐसे बना सकते हो, शांति से आप ऐसे लिख लीजिए, अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो हार्मोन आप लिख लीजिए इंसुलिन। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट में तो शांति से लिखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पौधों में जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जिम्मेदार है? जाइलम के परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार है? सवाल पढ़िए, चलो बताओ। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार है? जल, बिल्कुल सही है ना। चलें आगे, चलो आगे चलो सर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होने का रीजन क्या है? बच्चा इसका जवाब देता है, छोटे छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हम लोग इसे, है ना। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का रीजन क्या है बताओ? वेरी गुड, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलें आगे, क्योंकि प्रकीर्णन भी, अभी तो प्रकीर्णन के ही सवाल हम लोग कर रहे हैं, जो लोग पिछली क्लासेस से जुड़े उन्हें पता है ना। लेकिन मैं फिर कहूंगा इसका रिवीजन नहीं बंद करना आप लोग, और इस समय भटकना मत। ठीक है, चलो। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? कैसा दिखाई देता है?
बच्चा बच्चा इसका आंसर बताएगा। काला क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इन्वायरमेंट तो है नहीं, है ना, इन्वायरमेंट तो है नहीं वहां पे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिलान करेंगे। पेस्टिक व्रण, डेंगू, फील पांव, मलेरिया। देखो ये यहाँ पे रोग दिए गए हैं और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, है ना, ये आपको बताना है। तो चलो इसको करते हैं। देखो कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना टफ नहीं है सवाल, ठीक है। चलो बताओ इसको, मैं बताऊं एक एक करके। चलो जो ये पेप्टिक, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये विषाणु की वजह से होता हुआ देखोगे आप, ठीक है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? क्लियर आपको? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ये किस, अब इसको याद भी करना है बिल्कुल। पेस्टिक व्रण यानी पेटिक अल्सर जो है ये एक जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं सबसे पहले? पेप्टिक अल्सर, ठीक है। फिर इसी का एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। क्लियर? तो ये विषाणु नहीं, ये यहाँ पे जीवाणु लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलें आगे। क्लियर? अब डेंगू सभी को पता है किसकी वजह से होता है, ये एक विषाणु से जनित होता है, ये मच्छर काटने की वजह से होता है, पता है सभी को, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला। अब फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, इसमें पैर की सूजन आ जाती है, उसमें ये वॉर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये आप देखोगे किसके कारण होता है। इसको मैं कहां पे लिख दूं, वेट, इसको थोड़ा सा साफ करने पहले ना, एक मिनट रुकिएगा। ये किसके कारण होता है? ये होता है वॉर्म के कारण, ठीक है, परजीवी रोग होता है उसकी वजह से होता है। क्लियर? तो अभी सी बात, इसका 3 ही रहेगा, ठीक है। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। चलें आगे, तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। चलें आगे। चलो याद भी करना है इनको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? बताओ, अच्छे बच्चे होगे तो बता दोगे। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? नन्हा मुन्हा राही हूं, बिल्कुल सही। ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है। हरे रंग के प्रकाश को अगर अवशोषित कर लेगा तो दिखाई नहीं देगा। सभी रंग, हरे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकाश को परिवर्तित करेगा, तो वही बात हो गई। और ये तो होगा नहीं, पहला आंसर सही है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? डॉपलर इफेक्ट पे तो मैंने पहले ही बताया था, ये तो कर चुके हैं पिछली क्लास में। देखो कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का यूज किया जाता है? मतलब कार में अगर हमें पीछे की चीजें देखनी है तो हमें कैसा शीशा लगाना पड़ेगा? अवतल दर्पण की, बेलनाकार दर्पण की, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण? बताओ। वेरी गुड, हमें लगाना पड़ेगा उत्तल दर्पण। चलें आगे। चलो कह रहा है किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? चलो बताओ, किसे जाना जाता है? प्लास्टिड्स को जाना जाता है कि लाइसोम को जाना जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका को, या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो जो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में हम किसे जानते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में हम किसे जानते हैं? लाइसोसोम को। क्लियर? याद रखोगे, इसे याद कर लो, मेमोराइज कर लेंगे 1-2 बार हम लोग, ताकि दोबारा अगर ऐसा सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा हमसे ये वाला। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को क्या कहते हैं? साइनेप्स, इंपल्स, एक्सॉन या डेंड्राइट? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। इसे भी आप हम लोग मेमोराइज कर लेंगे एग्जाम से पहले तक ना, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलो। कह रहा है धूप से बचने के लिए छाते में कैसा रंग होना चाहिए? क्या सबसे इफेक्टिव है इसमें से? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर सफेद नीचे काला, क्योंकि ऊपर काला कर देंगे तो सन से जितनी हीट आएगी वो सारी की सारी कहाँ आ जाएगी? छाते के अंदर अवशोषित हो जाएगी, तो हमें तो गर्मी लगेगी, ये तो होगा नहीं।
केवल काले से मतलब नहीं, केवल सफेद होगा नहीं, ये होगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर का रंग अगर हम ब्लैक रखेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो ये छाता है ना, छाता ऐसे ही तो बनता है, थोड़ा सा इसमें डिजाइन बना दो। हाँ चलो, ये छाता है आपका, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे छाता बना हुआ है, तो ये ऊपर का रंग हम ब्लैक रखते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर सन से जो हीट आएगी, सॉरी, ऊपर का रंग हम व्हाइट रखते हैं, ऊपर का रंग हम कैसा रखते हैं? व्हाइट। क्यों? क्योंकि अगर सन से जो हीट आएगी ये टकरा के परावर्तित हो जाएगी, है ना, और जो इंसान की वजह से जो हीट निकलती है, यहाँ पे ह्यूमन जो है उसकी वजह से जो हीट निकलेगी वो यहाँ पे कैसा रहेगा? ब्लैक। यहाँ पे कैसी रहेगी? ब्लैक। तो ब्लैक अवशोषित कर लेगा, ना यहाँ पे कोई हीट रह जाएगी ना ऊपर से अंदर हीट आएगी, तो आसपास का मौसम कैसा रहेगा? ठंडा ठंडा। चलो, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो शांति से ऐसे ही रट के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खगोलीय, क्योंकि अब पूरा हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताने का मतलब तो बनेगा नहीं कोई, है ना, तो जो सवाल आता है बस वैसा पढ़ लो। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। क्लियर? चलो, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच, कह रहा है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो जो बेटा इमेजेस बनती हैं वो बनती हैं इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनंत। चलें आगे, चलो। अरे बेटा कह रहा है मतलब एक शीशा यहाँ रख दिया, एक शीशा यहाँ रख दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, इसकी इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज इसमें भी बनेगी। अब इसकी भी इमेज इन दोनों में बननी शुरू होगी, तो वो अनंत में बन, मतलब अनंत बहुत सारी बनती हैं। चलें आगे, चलो। पंख युक्त परागगण पाए जाते हैं, पंख युक्त परागगण पाए जाते हैं पाइनस में, सरसों में, साइकस में, फर्न में। पाइनस में, ठीक है। चले, चलो। कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला रंग की, हरा रंग की, लाल की, पीला? तो ध्यान रखना, एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो इंद्रधनुष वाले सवाल देखो हम लोग फिर से देख रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। तो अब जैसे सवाल आया है कि कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है, तो एक तो हरा दिखाई देता है, सभी को पता होगा, है ना। चलें आगे, चलो। नहीं पता था, जिसको नहीं पता बस नोट करता चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें भी पहले बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, अभी कराते कराते बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सीख गए हैं हम भी, थोड़ा पढ़ते रहते हैं, याद भी करते रहते हैं अभी भी, है ना, इस वजह से। क्योंकि बिना पढ़े और बिना चीजें देखे हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे। यहाँ पढ़ा तो रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ बैठ के, है ना। अब प्रैक्टिस ही तो करा रहे हैं यहाँ पे, आप कोई हमें आपको बैठ के यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ज्ञाता तो है नहीं हम, ऑब्वियस सी बात है। मैं अपने साथ जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो नोट्स अपने साथ रख लेता हूँ, उससे देख के पढ़ाता हूँ ताकि कोई चीज़ गलत ना बताऊँ आपको। देखो, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा। जो जल में जब हम किसी वायु का जो बुलबुला बनता है वो किसकी तरह, मतलब किस तरीके का व्यवहार करता है? वो व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है, ठीक है। चलो, जल के अंदर अगर बनेगा तो कैसे लेंस की तरह करेगा? द्विफोकस लेंस या अभिसारी या अपसारी या संक्वाकार? तो वो बनता है अपसारी लेंस जैसा। कैसा बनता है? अपसारी लेंस जैसा, ठीक है। चलो, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी तो होनी ही चाहिए कम से कम, है ना। तो ये आंसर ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी अगर हमें किसी भी पर्सन का, सवाल क्या करा, फुल मतलब इमेज देखनी है हमें शीशे में, तो उसके लिए जो शीशा होना चाहिए, जो ग्लास होना चाहिए, वो पर्सन की इमेज का आधा तो होना चाहिए। क्लियर? पर्सन की इमेज का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्लियर? वही चीज है। अब देखो यहाँ पे जैसे पर्सन की लंबाई कितनी दी गई, इतनी दी गई, तो शीशा कितना लंबा होना चाहिए? इसका आधा कर दो, 0.75 मीटर। यही सवाल है, देखो, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, जितने मीटर का आदमी उसका क्या कर दो? आधा, है ना। चलो आगे चले, चलो। कह रहा है दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है? अच्छा हाँ, एक सेकंड, हेलो हेलो, मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर आप में से जो भी, मैं जिन छात्रों का नाम लेने वाला हूं, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं, अभिषेक, अजय, राज आर्यन, और एक से मैं नाम देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकना फ्रेंड, सॉरी एक सेकंड रुकिए।
एक नाम और था। रिंकू। तो चारों भाई साहब, मैं आपके नाम इसलिए ले रहा हूं यहाँ पे पर्सनली, आप लोगों ने मुझे जो भेजे थे अपने नोट्स, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाया, आप लोगों ने मुझे नोट्स भेजे थे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आप नोट्स बना रहे हो, जो आप नोट्स इन पीवाईक्यू के जो लोग आप लोग नोट्स बना रहे हो, आपके नोट्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं पहले तो, यानी जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं आप उनमें वो लिख रहे हो। आप एक चीज करिए, आपका जो कॉपी है, आप पूरी कॉपी एकदम सटा सटा के चुपचाप ऐसे 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 कुछ 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 बना रहे हो, इतना भी वो मत करो। आपके नोट्स बहुत सही बने, आपने पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे, मैं मानूंगा। आप ऐसे पेज को डिवाइड कर लो 20 से, आप शांति से बड़ा बड़ा आराम से लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पेज ही तो ज्यादा होंगे थोड़े से, ऐसे ऐसे लिखो आराम से, ताकि साफ सुथरी कॉपी पढ़ने में भी अच्छी लगती है फिर, है ना। ऐसे ऐसे बनाइए आप लोग, ऐसे ऐसे आराम से बनाइए। फिर लास्ट में आपको लगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो। इस क्यों छोड़ दो कि अगर कोई इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको नोट्स में मिला कि नहीं नोट करना जरूरी है, यहाँ पे नोट कर लिया, नहीं तो चुपचाप शांति से पीवाईक्यू के नोट्स आपके अलग बनते चले जाएंगे, है ना। ऐसे बना लो आराम से। और आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट की, मतलब जो आप लोग टेस्ट लगा रहे हो, उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे टेस्ट की कॉपी भी भेजी थी, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी उन्होंने भेजे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ एक मैम है, उनके 145 के प्लस हमेशा मार्क्स आ रहे हैं, एक मैम है, एक सर हैं, उनके भी मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों का एग्जाम नहीं रुकेगा, इस बार 100% एग्जाम निकलना है। आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करिए। चलिए सवाल करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये सवाल, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, हमारा कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, कह रहा है लेंस का जो नाभ्यांतर होता है वो ज्यादा होता है, लेंस का जो नाभ्यांतर है वो ज्यादा होता है। तो पहले बताओ ये सही है या गलत? तो बेटा ये आंसर भी हमारा सही है, लेंस का जो नाभ्यांतर होता है वो सही है। ठीक है, ज्यादा होता है, कोई डाउट यहां तक? इसका मतलब पता क्या है इसमें, आप अगर इसको नॉर्मल तरीके से मैं इसको बताऊं कि नाभ्यंतर का मतलब जो दूर दृष्टि दोष में जो आंख के लेंस की फोकस करने की जो शक्ति होती है ना, जो अब आंख है वो किस चीजों को क्या करती है, फोकस करती है। तो फोकस करने की जो पावर होती है, शक्ति होती है जो फोकस करने की, वो शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, जब शक्ति कम हो जाएगी, इस वजह से जो उसकी फोकल लेंथ है अब वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, ये सारे फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स में सारी चीजें आती हैं। इस वजह से यहाँ पे आप इतना वो लोड मत लेना। जैसे जो चीजें इस तरीके के सवाल हैं, देखो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लूसेंट उठाओ, वहां से पढ़ते रहो। ठीक है, तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। कह रहा है निकट से पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये भी कथन सही है, यानी पास की चीजों को देखने पर उनका प्रतिबिंब क्या होगा, अगर हम निकट से यानी पास से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के कहां बन रहा है, पीछे बनता है। और रेटिना के जब पीछे बनता है ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखते हो कि उत्तल, अब इसमें भी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। ये भी सही है अपना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। पता इस मतलब इसे ठीक करने के लिए दूरदृष्टि को, आप इसको याद कर लो, जब भी हम दूरदृष्टि की बात करते हैं, दूरदृष्टि मतलब हाइपरोपिया बोलते हैं इसको, हाइपरोपिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरोपिया, इंग्लिश में हाइपरोपिया बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज नहीं करते। इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अवतल लेंस का यूज किसको ठीक करने में यूज होता है, निकट दृष्टि दोष को, जिसको बोलते हैं मायोपिया। चलें आगे, चलो कोई बात नहीं सर, आगे चलिए, ये समझ आ गया है बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। निकट दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? अब बताओ, सवाल देखो रिपीट हो गया, रिपीट सवाल है कि नहीं है? अब ये मैं आपसे पूछूंगा, आपको मैं पूरा 10 सेकंड का समय देता हूं, अब लगाओ। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे बताया मैंने, है ना।
चलो, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का यूज किया जाता है? तो भोजन को रखने का जो डिब्बा होता है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का यूज करते हैं? इसका मतलब होता है टिन। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका क्यों यूज करते हैं? बेटा इसका यूज करने में क्या होता है कि भोजन से इसका रिएक्शन नहीं होता, समझना है इस चीज को। टिन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फूड कैंस। और क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये होता है नॉन टॉक्सिक। क्लियर? ये क्या होता है? नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट रिएक्ट विद द फूड। जो उसके अंदर फूड रखा है उससे रिएक्ट नहीं करता है। चलें आगे। अच्छा, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है क्रोमियम का। एटलीस्ट यही ध्यान कर लें हम लोग अभी। ये किसका सिल्वर, ये किसका है? सिल्वर का है। मैंने सिंबल बोलने की जगह सिल्वर ही बोल दिया। चलो इसका बताओ ये किसका है? वेरी गुड, ये है निकेल का, है ना। चल आगे चले। चल, फल में सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है? करौंदे में पाया जाता है। चलो, आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में संकेंद्रण होता है, ये होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, चलो, कह रहा है कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा? देखो, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है। हाँ बिल्कुल, मरीचिका जो है वो एक प्रकाश की वजह से होता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो देखो, अब दोबारा सर्च लाइट का अगर सवाल दिखे तो उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, ध्यान रखेंगे। चलो, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग की तुलना में ज्यादा वरीयता दी जाती है उनको। बिल्कुल, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज होता हुआ आप देखते हो, ऐसा नहीं है ना। चलो, कह रहा है सवाल, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? अभी मैंने बताया, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में कैसा दर्पण यूज होगा? अवतल दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती, 5 सेंटीमीटर नहीं होती, 75 सेंटीमीटर नहीं होती, 100 सेंटीमीटर नहीं होती, 25 सेंटीमीटर होती। रिसर्पिन दवा निकाली जाती है किससे? ये रिसर्पिन दवा किससे निकाली जाती है? तो रिसर्पिन दवा निकाली जाती है सर्पगंधा से। ठीक है, इसे याद भी करना है भाई साहब। बैठे हो यहाँ पे, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं करते हम लोग। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। चलें आगे। चलो, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में से किस भाग की तुलना कर सकते हैं? तो बेटा, जो आंख की रेटिना की हम तुलना करते हैं ना परंपरागत कैमरे से, वो फिल्म से करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। सभी को पता है आई थिंक, है ना। चलो आगे चलते, क्या कह रहे हैं? भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते जल से कम, क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस तापमापियों के पाठांक समान होते हैं? तो ये जो सवाल है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सवाल कह रहा है कितने तापमान पर, सवाल कह रहा है कितने तापमान पर ये दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब पता क्या है? आप इसको अगर ध्यान से समझो तो चीजें क्लियर होंगी। कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पाठ्यांक होते हैं वो किस टेम्परेचर पे समान होते हैं? वो किस टेम्परेचर पे समान होते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। पता कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड रुकिए। अरे पेन क्यों नहीं चल रही? C इज इक्वल टू, अभी चल गई, F माइनस 32 इंटू 5/9। कई बार आप ये फॉर्मूला भी देखते हो, है ना। यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का ये सूत्र है। ये फॉर्मूला किसको है? जब हम फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करते हैं? सेल्सियस में चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से भी अगर लगाओगे तब भी, अब ऐसे ही सेम सुधा एक सवाल सेम वही है, यहीं पे भी इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारे सवालों को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे जब आप ये सवाल लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है -40 डिग्री। क्या निकल के आएगा? -40 डिग्री। ठीक है,
ये याद कर लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इसको सॉल्व करने के चक्कर में कई बार बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। देखो कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फॉरेनहाइट है, इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो फॉरेनहाइट को अगर हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लो। तो C इज इक्वल टू 98.5 माइनस 32 इंटू 5/9, ये वाला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, चलो करो इसे। अब इसको सॉल्व करके बताओ, इसे करो। अब आप तो इतना तो कर ही सकते हो। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, मैं कैलकुलेटर से करे दे रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं 36.89 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसे हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते। फॉर्मूला याद रखना, C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। फॉर्मूला ये है, ठंडे देशों में पारे का स्थान पर एल्कोहल को हम यूज करते हैं, क्यों। इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक क्या होता है, द्रवांक निम्नतम स्तर पे होता है। अब आप में से बहुत लोगों को द्रवांक नहीं पता होगा, है ना। तो व्हाट इज द्रवांक, द्रवांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रवांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा। द्रवांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रवांक को पता है आपको। इसे मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कई बार आप देखोगे इसको गलनांक भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता, इसका मतलब होता है कि वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड अपनी ठोस अवस्था से, सॉलिड यानी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये प्रक्रिया कब होगी, जब पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे अपनी एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। क्लियर, क्लियर, समझ आया। इस वजह से अब यहां पे चीज समझनी है, अल्कोहल का द्रवांक क्या होता है, बहुत लो होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, बताओ। एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल का। चलें आगे, चलो 333 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण किसमें होता है, तो ध्यान रखना, गर्म करने से जो विस्तारण होता है वो केवल और पदार्थों का घनत्व तो घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। सभी को पता होगा, ये ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कई बार, है ना। जब बर्फ पिघलती है उसका आयतन क्या होता है, घटता है। सौर ऊर्जा कैसे, रिपीटेड सवाल, परमाणु संलयन द्वारा, है ना, विखंडन द्वारा नहीं, संलयन द्वारा। थर्मोस्टेट क्या है, तो थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जो ताप को क्या करता है, स्वतः ही नियंत्रित करता है। टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट नहीं, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान तापमान को, क्योंकि तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ना ज्यादा कम करने देगा ना ज्यादा बढ़ने देगा, तो यानी तापमान को क्या रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को अगर हमें ताजा रखना है तो उसके लिए सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना उसका सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर। बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर में जब भी हमें कोई फूड आइटम जो है अगर उसको हमें सुरक्षित रखना है तो उसका जो तापमान होना चाहिए वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलें, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मस्ती के साथ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। पता है क्यों हो जाते हैं, देखो जब हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, जैसे मान लो ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर बिस्कुट रख दिया, तो फ्रिज के अंदर जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हो जाएगी कम। ह्यूमिडिटी कम होने से मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी कम होने से मतलब हो जाता है कि उसके अंदर अभी भी शुष्क हवा है जहां पे और नमी आ सकती है। इस वजह से ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या हो जाती, कैपेसिटी। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा ना तो वहां से बहुत इजीली इसको लिंक कर पाओगे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा भी उस कॉन्सेप्ट पे जा नहीं रहा। आप कॉमन सेंस से समझो, फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी हो जाएगी वो बहुत कम हो जाती। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से यहाँ पे और सूखापन आ जाएगा,
है ना। तो इस बिस्कुट के अंदर जो और नमी है वो आसानी से बाहर आ पाएगी, और जैसे ही बाहर आएगी वो फिर से सूख जाएगी। इस वजह से अतिरिक्त नमी क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। समझ आया, ये चीज ध्यान रखेंगे। आर्द्रता क्या होती, कम होती। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। बर्फ एक दुर्बल चालक है, बिल्कुल सही। तो यानी ए सही, आर भी सही, व्याख्या भी सही, क्योंकि दुर्बल चालक है, इस वजह से शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एसपी को ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। चलो, एसपी यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में 99% है बिना रुके। हाँ बिल्कुल, हमें सन से एनर्जी तो परमानेंट मिलती रहती है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता भी है, बहुत है, ऊर्जा बहुत है, बिल्कुल सही। चलो, अरे ये सही है, ये इसलिए सही है, कंफ्यूज मत होना यार। ऊर्जा हमें बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें राष्ट्रीय लक्ष्य बना लेना चाहिए इसका, समझ आया, रीजन इसलिए सही है। शीशे की छड़ पर जब भाप रखी जाती है, हाँ, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई भी इसकी बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, शीशे की छड़ को जब हम भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, नहीं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। कौन सा सही नहीं पूछा है, दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, वेट सही नहीं पूछा है, तो यही बेटा गलत होगा। कौन सा कथन सही नहीं है, क्लियर, ये सही हो जाएगा। पता ये होता क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कूलर कहीं ना कहीं हमारी आर्द्रता को कंट्रोल नहीं करता, वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना है अपने, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा, एयर कंडीशनर देखो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, बिल्कुल सही है। एयर कूलर भी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, बिल्कुल सही है। दोनों कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल नहीं करते, किसको, दोनों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे से नहीं वर्ड दोबारा बोल गया है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको लिख के समझा रहा हूं। अगर हम एयर कंडीशनर की बात कर लें और एयर कूलर की बात कर लें, दोनों ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करते, ये स्टेटमेंट सही है। यहां पे क्या लिखा है, नियंत्रित करते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं करते, समझे। एयर कंडीशनर कर लेगा, एयर कूलर नहीं करता। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दिस स्टेटमेंट इज राइट, समझ आया अब। और दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, क्लियर। चलें आगे, ये क्या हुआ अब यार, ये चीज ना हो तो मेरा लैपटॉप परफेक्ट चले। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस अपने होने चाहिए कुल मिला के, चाहे जैसे हों। चलो 44 नंबर क्वेश्चन है, 344। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है। जो एसी लगा हुआ वो क्या नियंत्रित करेगा, वो नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापक्रम। अभी बताया। किन अवस्थाओं में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जितनी कम हो, आर्द्रता कम इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है, इन दोनों में कैंसर होगा। टेम्परेचर ज्यादा हो तो बेटा डी आंसर इज करेक्ट। चलें आगे, चलो। पानी में साधारण नमक जब मिला दोगे तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा और हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, ध्यान रखना, क्लियर। क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। चलो, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को वो क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। रिपीटेड सवाल है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग के गर्मी उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, कथन भी, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है।
इसी सवाल है अभी तो। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ध्यान रखना द्रवण, इसकी वजह से द्रवण या वाष्पीकरण, तो बेटा वाष्पीकरण ध्यान रखना। क्यों? एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है, मैं इसका इस कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो समझ लोगे तो बहुत परमानेंट के लिए आपको याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। द्रवण क्या होता है पहले तो आप ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवेपोरेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपतन को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसमें इवेपोरेशन आंसर क्यों है। ध्यान से सुनो, होता क्या है, जब भी आप इसको कॉमन सेंस से करने का प्रयास करोगे तो मिट्टी के घड़े में जब पानी रखते हैं तो घड़ा उसे ठंडा रखता है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है, इस घड़े में छोटे 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 छेद होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं। ठीक है, क्लियर? अब इनसे पानी यहां भरा है, यहां पानी भरा हुआ, अब पानी रिस रिस के बाहर बूंदों के रूप में आ जाता है। अब ध्यान से, बाहर पानी क्या हो गया? बूंदों के रूप में आ जाता है, घड़े के ऊपर सतह पे आ जाता है। और जब पानी सतह पे पहुंचेगा तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है? इवेपोरेशन की। क्यों होती है आपको भी बताते हैं। वहां पे प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन की। इस प्रक्रिया से क्या होता है? पानी भाप में बनकर उड़ेगा, है ना? देखो समझना क्या है यहां पे, अब भाप बन के पानी भाप बन के उड़ेगा, समझो, आराम समझो। पानी क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा। किस प्रक्रिया में? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में, इवेपोरेशन की प्रक्रिया में। लेकिन आप सोचो, भाप बन के उड़ने के लिए उसे गर्मी की तो जरूरत होगी, तो गर्मी कहां से लेता है? वो घड़े के अंदर की जो गर्मी होगी उससे गर्मी लेता है, और जो बाहर की गर्मी होती है वहां से गर्मी लेता है पानी। तो इस वजह से बाहर का मौसम, उसके आसपास का मौसम ठंडा रहता है। समझ आया? इस वजह से पानी, अंदर के जो पानी है, मिट्टी के घड़े के अंदर का जो पानी है वो ठंडा बना रहता है। वाष्पीकरण समझ आ गया? चलें आगे, चलो। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम बहुत क्या हो? जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता की दशा किससे संदर्भित है? तो शुष्कता संबंधित होती निम्न आर्द्रता से, यानी ह्यूमिडिटी क्या हो? ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। चलो 352 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्या हम इसके अभ्यस्त हैं? नहीं। हमारी हड्डियां मजबूत हैं? नहीं। सिर का सतही क्षेत्रफल छोटा है? नहीं। हमारा जो रक्त है वो वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव लगाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पता, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि अधिक दाब पर, अधिक तापमान पर उबलने लगता है, पानी जो है उबलने लगता है। देखो प्रेशर अंदर ज़्यादा है, इस वजह से पानी को उबलने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इस वजह से, समझे? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पे निर्भर करता है? तो प्रेशर कुकर के जो अंदर का जो हाई टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? हाई टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो देखो जब तापमान गिराया जाता है ना तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल का आयतन जो होता पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर कम करने पे ध्यान रखना, पहले आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पे क्या होता है? फैलता है। ठीक है, चलो कौन सा सही नहीं पूछा है यहाँ पे? देखो वही रिपीटेड सवाल है, सेम रिपीटेड सवाल आपके सामने आ गया। सिरका एसिटिक अम्ल सही है, हड्डियों में कैसा है? कैल्शियम फॉस्फेट सही है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक सही है, दूध में लैक्टिक होता है, नाइट्रिक नहीं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं, प्रतिवर्तित हो जाती हैं? तो आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से, है ना, टकरा के वापिस आती हैं। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर से, अभी बताया मैंने। कॉस्मिक किरणों का संबंध कौन सा सही नहीं है? उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, बहुत अधिक ऊर्जा वाली अवशोषित कणों से बनी होती है,
ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो बेटा कॉस्मिक वेव्स जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यही गलत है। ठीक है। दूर संचार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बेटा दूर संचार के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव जो वेवलेंथ होती है उनकी माइक्रो होती है। ठीक है, चलें आगे। चलें, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो बेटा जो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में तो होता ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। ध्वनि की तरंगें, ध्वनि की तरंगें निर्वात में चल सकती हैं? नहीं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती? केवल थोड़ी नहीं, ये ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। ठीक है, 364 का डी आंसर इज करेक्ट। इजी है, यहाँ पे इतना लोड थोड़ी लेना। ध्वनि की तरंगें ठोस में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं। इसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो बेटा निर्वात में नहीं जा सकती आर पार। ठीक है, ध्यान रखना, निर्वात में नहीं जा सकती ना, कोई माध्यम नहीं ना चलने के लिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट, एलाक्लोर। खरपतवार नाशी के रूप में किसका यूज होता है? रिपीटेड। तो बेटा हमने बताया था आपको, एट्राजिन भी यूज होता है, ब्यूटाक्लोर भी यूज होता है, पैराक्वाट भी, एलाक्लोर भी, सभी यूज होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, टकरा के वापस आ रही आवाज सुनने के लिए 16.5 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब टकरा के कोई आवाज अगर आपके पास वापस आ रही है तो उसके लिए हमें न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए? 16.5 मीटर। चलें आगे। चलो, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि वहां पे ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम ही नहीं है, इन्वायरमेंट ही नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें, चलो पराश्रव्य तरंगों के बारे में, ये कीड़ों को नष्ट करती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, उनका बीमारियों के यूज में भी, बीमारियों के उपचार में भी यूज होता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती हैं। तो जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताए कि आज पराश्रव्य तरंगों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलो करो कमेंट करो, मैं रुका हूं, कमेंट करो, आप कमेंट करो। कर ले गए? चलो वेरी गुड, मैं अभी देखूंगा बाद में। अच्छा, जिनका कमेंट सही है, जिनका कमेंट गलत है, मुझे अब देखो, मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ठीक, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मैंने बताया है आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ह्यूमन इन्हें सुन नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊंची साउंड नहीं सुन सकते, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते, इनकी बहुत हाई होती है। ठीक है, चलें आगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए आगे। अच्छा, इसका आंसर बताना है अल्ट्रासोनिक का। तो बेटा अल्ट्रासोनिक किरणों को नष्ट करती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू इनका यूज होता है। आप कह दो आवाज कैसे धूल हटाएगी? टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है उसके लिए, हमें ऐसे नहीं कर देते। चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? डेसिबल से क्या नापते हैं? क्या लाइट नापी जाती है? क्या भूकंप नापा जाता है? ध्वनि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो ध्यान रखना 45। कितना है? 45। ठीक है, डेसिबल। किस स्तर पर डेसिबल में अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो 80 डेसिबल। ठीक है, कितना डेसिबल है? 80 डेसिबल, ध्यान रखेंगे। चलें आगे। चलो, टेलीविजन ग्राही दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं अवरक्त किरणों का। किसका यूज करते हैं? अवरक्त किरणों का। यानी टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त। रिपीटेड सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन। देखो अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बच्चे का फोन आया। फोन इसलिए आया क्योंकि मैं पहले उसका मैसेज आया मेरे पास, फिर उसने मुझसे नंबर लिया, तो उसने कहा था सर आप जब फ्री होना नंबर दे देना। तो मैंने उसे नंबर दिया था, मैंने उसे टाइमिंग दी थी कि कॉल इतने से इतने के बीच में करना आप।
या आप मुझ तो उसने अभी कॉल कर दी तो मुझे उठानी पड़ी, मैंने कहा चलो उठा लेते, पता नहीं किसकी कॉल आ रही। तो उसके बहुत परेशानी में है वो। असल में हुआ ये है कि शुरू में उसकी तैयारी सही नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। तो अब वो परेशान है, समझ नहीं पा रहा है तैयारी कैसे करे। अब वो उस दिक्कत असल में उसके साथ ये हो रही है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि नोट्स अब बनाए या ना बनाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, प्लीज़ ये गलती दोबारा आप लोग ना करें। जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, इनके बेटा नोट्स बना लेना, वरना ऐसे लूप में फंसोगे कि दोबारा सोचोगे क्या क्या क्लास देख लें, समय नहीं रहेगा। फिर नोट्स बना लो पहली चीज़, और प्लीज़ इन्हें रिवाइज करिएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा। और प्लीज़ 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 इस समय एक टेस्ट तो लगाइए कम से कम, ठीक है, एक टेस्ट डेली लगाओ। मतलब डेली मत लगाओ, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 3 से 4 दिन में या एक टेस्ट जरूर लगाओ, ठीक है, प्लीज़ इतना जरूर ध्यान रखिए। और यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ, इस वजह से मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि यहाँ का इसका एक्सप्लेनेशन ही आप अगर पढ़ लोगे तो आप 30 से 40 सवाल आसानी से करके आ जाओगे एग्जाम में। बहुत मायने रखते हैं सारे सवाल, ठीक है। तो सवाल क्या था, और अच्छा ये सवाल नीचे रह गए थे, अच्छा रुको रुको रुको, चलो आओ। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि वे प्रतिध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं। आंखों के तार बड़े होते हैं, रात्रि दृष्टि अच्छी होती है, चिड़िया ऐसा करती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये सवाल जो रिपीटेड था, तो ये रिपीटेड सवाल क्या कह रहा है, सेम रिपीटेड सवाल, अमाशय में कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। हड्डियों में कैसा होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ये सवाल अभी हम लोग करके आए हैं, अब बताने की जरूरत नहीं इसमें। 1 किलो वाट घंटे में कितना होता है, 10⁶ लिखा है यहाँ पे, ये आंसर इस करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें आगे। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाए गए हैं। E बराबर होता है P इंटू टी। तो E बराबर P कितना है, 100 वाट। 100 वाट, इसको किलो वाट में अगर हम बदलेंगे तो एक तो 100 वाट है, तो 100 इंटू 5 इंटू 20, पहले तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर इसके बाद हमें 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। किलो वाट में चेंज करना है ना बेटा, किलो वाट में करेंगे तभी आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा ना, ये भी तो ध्यान रखना है अपने को। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, अब तो कॉमन सेंस से बता दो। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 10, ई बराबर 10 किलो वाट हर्ट्ज। तो 10 यूनिट आंसर आ जाएगा इसका, 10 यूनिट, सी आंसर इज करेक्ट। चलें आगे। चलो, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, यानी ए बल्ब है एक बी बल्ब है, उनमें मान लो ए बल्ब बहुत तेज जल रहा है, बी स्लो जल रहा है, तो रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है जो बी बल्ब है उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा, यानी कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक है, यानी डी आंसर इज करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो आएगा। अरे भाई साहब बी में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, इस वजह से रोशनी कम है। चलो क्या कह रहा है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों बल्बों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस किसमें है, तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब कम रोशनी मतलब दूसरे बल्ब में, यानी अधिक रोशनी वाले बल्ब में रेजिस्टेंस कम है और कम रोशनी वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो 380 का ए आंसर इज करेक्ट। डायनमो क्या युक्ति है, तो बेटा जो डायनमो है ना, वो डायनमो पहली चीज तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और विद्युत ऊर्जा को अगर हमें यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। ये चीज रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से ये सारे सवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या, इनको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के इधर से उधर बना के पूछे जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक को विद्युत में, ट्रांसफार्मर ये वो ऐसे करके बहुत सवाल आते हैं। देखो ट्रांसफार्मर का सवाल नेक्स्ट वाला कह रहा है, कम वोल्टेज पर कार्य करने हेतु विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। कम वोल्टेज है और विद्युत मोटर चल रही है, जल जाएगी। कहन मोटर न चलाओ, वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, मोटर जल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे
जो करंट है वो तो बहुत ज्यादा लेंगे, लेकिन वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। क्लियर? इस वजह से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके के सवालों तो गलती मत करना। ये सवाल जो आ रहे हैं इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक है। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। बचपन से पढ़ते चले आए होगे, बताने की जरूरत नहीं है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, इस वजह से नष्ट होने से बचाते हैं। तो व्याख्या भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत उपकरणों में अर्थ का मतलब क्या होता है? कि अर्थिंग है, अर्थिंग है, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है? कि सुरक्षा के लिए इसका यूज करते हैं। कह रहा है यदि आपस में दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब जो विभव है वो सेम है, यानी जो पोटेंशियल है वो सेम है। इस वजह से, यानी एक V1 है, एक V2, इनके बीच जब डिफरेंस होता है तभी करंट प्रवाहित होती है। अब V1 भी 1 है और V2 भी 1 है तो करंट प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो बेटा सबसे अच्छा सुचालक चांदी माना जाता है। सबसे अच्छा सुचालक क्या माना जाता है? चांदी। फ्यूज में होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में जो तार यूज होता है ना, फ्यूज में बेटा इसका जो प्रतिरोध शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसकी प्रतिरोध शक्ति तो कम होती है लेकिन गलनांक निम्न होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ज्यादा देता है, कम से कम मान लिया चलो ठीक है, लेकिन गलनांक निम्न होता है, यानी कभी ऐसा कुछ होता है तो बहुत आसानी से गल जाएगा, ताकि आपकी चीजें सुरक्षित रहें। ठीक है, चलो। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। रिवाइज कर लीजिए, कम समय है, 1 घंटे का समय है मेरे पास, इस वजह से 100 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करा ही दें हम आपको। तो 10 मिनट मुझे बाकी हैं, तो प्लीज मुझे आप थोड़ा सा, मैं तेजी से चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन इजी सवाल है ये, इनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। फ्लोरोसेंट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन दोनों भरी जाती है। ध्यान रखेंगे, फ्लोरोसेंट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन दोनों गैस भरी जाती है। प्लीज ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखेंगे। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन में किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? तो जल। ध्यान रखेंगे, किसको निकालते हैं उत्सर्जक के रूप में? तो जल को निकालते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज किस उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का यूज तो विभव होता है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा का विभव, उसको ज्यादा करने में और कम करने में। सिंपल, जो पोटेंशियल है उसको या तो ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा। ट्रांसफार्मर का यूज जो हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके विभव को, पोटेंशियल को या तो हाई करेगा या लो करेगा। मोबाइल चार्जर कैसा होता है? तो जो बेटा मोबाइल चार्जर होता है ना, जो मोबाइल चार्जर होता है वो एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी पोटेंशियल को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, चलें आगे। एक प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को जब दिष्ट धारा में यूज किया जाता है तो रेक्टिफायर यूज होता है। रेक्टिफायर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर दोबारा सवाल आए कि हमें अगर प्रत्यावर्ती धारा को हमें दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है, तो दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या था? जो उसका कोर है ना, कोर, जो अर्थ का कोर है, यहां पे कंटिन्यूसली इसके अंदर धाराएं चल रही हैं। जो उस मैग्मा है वो कंटिन्यूसली फ्लो में है, इस वजह से। और जो मैग्मा है वहां पे आप देखोगे बहुत सारे आयरन हैं, इस तरीके के मेटल्स हैं, और भारी मेटल जब अंदर है तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें मैग्नेटिज्म काम करने लगता है। ठीक है, इस वजह से आप चुंबकीय क्षेत्र देखते हो। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है? तो बेटा इसमें क्या होता है कि सुपर कंडक्टिविटी से बोलते हैं। सुपर कंडक्टिविटी से बोला जाता है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब कमरे के ताप पर, मतलब सबसे अधिक महत्व हो सकता है इसका, फायदेमंद हो सकती है कमरे के ताप पर। तो इसमें एनर्जी बहुत कम लगती है। सुपर कंडक्टिविटी में किसी भी तार में एनर्जी कम लगती, खर्चा कम आता है, लेकिन वो अभी जितना हो पाया है साइंस की मदद से, हमें उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो अभी उसके लिए ही हमें बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक का प्रतिरोध अर्ध सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध है गर्म करने पे घट जाएगा, ध्यान रखेंगे। कौन सा ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट में से जो आता है वो आता है जर्मेनियम, ध्यान रखेंगे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो बेटा तांबा भी यूज होता है, कहीं ना कहीं आप देखो कि सिलिकॉन का भी यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, सॉरी तांबा नहीं, सिलिकॉन ही होता है। फिर से रिपीटेड सवाल, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है, वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है, इसमें जंग नहीं लगती है आसानी से, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट, यानी ए भी सही और उसका रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, इस वजह से व्याख्या भी सही है, यानी तड़ित चालकों को बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल, ये कौन सा सवाल था, 402। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अर्धचालक इनमें से कौन सा है, तो बेटा इसमें अर्धचालक सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अर्धचालक इसमें से सिलिकॉन है और जर्मेनियम, यानी आपसे पूछे क्या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, बोलेंगे जी हाँ। क्या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, बोलेंगे जी हाँ। कौन सा अर्धचालक है, जर्मेनियम, अभी देख के आए हम लोग, देखो जर्मेनियम अर्धचालक है। कौन सा अर्धचालक है, तो सिलिकॉन बेटा अर्धचालक है, देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, रिपीटेड सवाल है, कह रहा है फियॉन, वाटर गैस, रॉकेट इंजन, टाका। तो चलो करते हैं इस सवाल को, कॉमन सेंस से सवाल आपको करना है, जितना हो पाए उतना करने का प्रयास करेंगे। इस सवाल को अगर आप कॉमन सेंस से कर दोगे तब भी हो पाएगा। आपको टिन का पता है, टाका टिन और लेड का यूज होता है, ठीक है, ये समझ आया नहीं, यानी डी का क्या हो गया, दूसरा, और डी का दूसरा सिर्फ और सिर्फ ए नंबर में, क्लियर। चलें आगे, देखो अरे ऐसे समझ लो, अब डी का दूसरा किसमें है, सिर्फ पहले पे, आंसर तो लग गया, अब बाकी मिला लो। फियॉन का क्या हो जाएगा, प्रशीतक, वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन। तो बेटा इसे रिवाइज भी करना है, याद भी करना है और मेमोराइज करने का प्रयास करना है साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराए हैं यहाँ पे, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हॉल में कहोगे तो पीडीएफ लेके बैठेंगे, फिर देखा जाएगा कितने आए कितने नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सवाल फंसते हैं कि नहीं फंसते वो बात अलग है, कई बार नहीं फंसते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन 90% फंस जाएंगे, क्योंकि जब 1200 पीवाईक्यू करते हो 20 सवाल आने तो 15 तो ऐसे करके आ जाओगे आप। तो अब आप एक चीज ये भी तो सोचो यार, थोड़ा कॉमन सेंस है कि जब साइंस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो कितने हो गए, 406 सवाल हो गए, एक सवाल और कर लेते हैं, बचा एक ही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो बेटा विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, बिल्कुल सही। बेटा यही गलत है, परमाणु का नाभिक टूटना नाभिक संलयन नहीं विखंडन कहलाता है, क्या कहलाता है, नाभिकीय नाभिक विखंडन, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो बेटा आज की क्लास को मैंने 100 सवाल पूरे किए हैं, 297 से करना शुरू किया था हम लोगों ने, और आज 407 तक पहुंच गए हैं हम लोग। कल प्रयास रखेंगे 2 आवर की क्लास रहेगी, आज जिन्होंने पूरी क्लास करी है वो अपने दोस्तों को बता दें, अपने मित्रगणों को बता दें, साथी सहपाठियों को बता दें कि 2 घंटे की बेटा कल क्लास होगी, है ना, कल से 2 घंटे की क्लास होगी, कल से 2 घंटे की क्लास होगी। और 2 घंटे की क्लास का इंपॉर्टेंट मोटिव क्या रहेगा, अच्छा मान लो अगर हम 2 घंटे की क्लास नहीं भी रखेंगे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 घंटे की क्लास नहीं होती तो कल की क्लास में हम लोग सवाल कितने करेंगे वो मैं पहले बता रहा हूँ। 1 घंटे में प्रयास रखेंगे कि पूरा अच्छे से, अरे नहीं बिगड़ रहा, छोड़ो, 1 आवर की अगर क्लास रहेगी तो 150 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, 2 आवर की क्लास रहेगी तो 300 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कल मैं हालांकि क्लास के बाद जो पीडीएफ आएगी वो, और साथ में सुबह सुबह आपको सूचना मिल जाती है, वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, ध्यान रखिए और कमेंट में आज लिख के जाएंगे सर कि आई विल क्लियर सर, और ये चीज हमेशा मैंने कही है कि ये सिर्फ आपकी खुशियों का सवाल नहीं है, इस वजह से सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 लिखो। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।